चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं हूं अबुल नसर इकबाल। 2024 के रिजल्ट के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना है। लगातार तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनना अब लगभग तय है, जिसके बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। दरअसल 2024 चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई, इसलिए एनडीए के बाकी सहयोगी दलों का रोल बेहद अहम हो गया है, क्रिटिकल हो गया है। उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गई है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के सरकार नहीं चल पाएगी। मोदी सरकार के 4 प्रमुख सहयोगी हैं। तेलुगु देशम पार्टी, जिसके पास 16 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड, जिसके पास 12 सांसद हैं, और शिवसेना, जो कि शिंदे गुट वाली है, इसकी 7 सीटें आई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके पास 5 सांसद चुनाव जीते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार मोदी कैबिनेट बिल्कुल नई दिखाई देगी और इसमें 40 नए चेहरे हैं शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के 16 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। हारने वालों में स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे, निरंजन ज्योति, अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज मंत्री भी शामिल हैं। हारने वाले इन 16 नेताओं को मोदी कैबिनेट 3 में जगह मिलती नहीं दिख रही है। किस्सा कुर्सी का में आज बात करेंगे मोदी सरकार की शपथ की तैयारी, किसकी कितनी हिस्सेदारी। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो रही है। एनडीए तीसरी बार सत्ता की कुर्सी संभालने जा रही है। 7 जून को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। को नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं। नरेंद्र मोदी ने सभी को धन्यवाद भी कहा है। वहीं एनडीए की बुधवार को बैठक हुई। मोदी ने अपने बगल वाली कुर्सी पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बिठाया। यानी एनडीए सरकार की ये 2 कंधे होंगे। लेकिन एनडीए की तीसरे कार्यकाल में समर्थन देने के साथ ही मोल भाव शुरू हो चुका है। इससे खबर है कि प्रधानमंत्री को समर्थन पत्र सौंपने से पहले बीजेपी के पास टीडीपी और जेडीयू की डिमांड लिस्ट पहुंच चुकी थी। 16 सीटों वाली टीडीपी ने समर्थन के बदले लोकसभा अध्यक्ष और 5 विभाग की मांग रखी है। इसमें 3 मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट, अर्बन हाउसिंग और रूरल डेवलपमेंट जैसे मंत्रालय हैं। वहीं 12 सीटों वाली जेडीयू ने रेल मंत्रालय समेत 3 से 4 विभाग की इच्छा जताई है। जेडीयू ने भी पसंदीदा मंत्रालयों की लिस्ट सौंप दी है। एक मांग पर दोनों ने खींचतान मच सकती है, क्योंकि स्पीकर का पद टीडीपी और जेडीयू दोनों ने मांगा है। वहीं 7 सीटों वाली महाराष्ट्र की शिवसेना ने भी 2 विभाग की लिस्ट सौंप दी है। एनडीए के 293 सांसदों के अलावा 11 छोटे दलों के सांसद और 7 निर्दलीय भी चुनकर आए हैं, जो ना कि एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया के साथ हैं। सरकार की स्थिरता की गारंटी के लिए संभव है कि बीजेपी को उन्हें भी साथ लाना पड़े और रोके रखने के लिए मंत्री पद भी देना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं। हालांकि उनके मंत्रालय में इस बार जेडीयू की अपनी धमक रहने वाली है। बिहार के राजनीतिक हलकों में मोदी कैबिनेट के जेडीयू के प्रतिनिधित्व को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और खबरें ये भी हैं कि जेडीयू 3 से 4 मंत्रालयों की डिमांड कर रहा है। इधर रेल मंत्रालय पर जेडीयू की सबसे ज्यादा नजर है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार के बेहद खास बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्वरूप अलग होने जा रहा है और जेडीयू का दबदबा कैबिनेट में जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी बढ़ने वाला है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है। सर, अब क्योंकि सरकार गठन की सारी चीजें हो रही हैं, आप लोग ने स्पष्ट तौर पर अपना समर्थन भी दिया है। कैबिनेट को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहें? राजनीति चर्चा का विषय ही है। राजनीति
में चर्चा नहीं हो तो उसका महत्व क्या है। देश में नई सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, हम सब लोगों का समर्थन है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेता के रूप में स्वीकार किया है नरेंद्र भाई मोदी को, और नरेंद्र भाई मोदी को कल सर्वसम्मत से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। और जितने लोग हम लोग साथ लड़े थे, जितना दल लड़े थे एक साथ एनडीए के रूप में, सब दल का समर्थन भी नरेंद्र भाई मोदी जी को प्राप्त है। तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बनेगी और आने वाले कुछ ही दिनों में सारी चीज़ का निपटारा हो जाएगा। सर, कैबिनेट को लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि 2019 में भी आपने 16 सांसद लेकर दिए थे, लेकिन कैबिनेट में प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं मिला था। इस बार चर्चा है कि प्रतिनिधित्व अच्छा मिलेगा। क्या कुछ स्वरूप हो सकता है? और खास तौर पर चर्चा है सर रेल मिनिस्ट्री को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार जी, इसके लिए हम सब जनता दल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सारी चीज़ों को तय करने के लिए नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत किए हुए हैं पहले से। और जब हम लोग के नेता ही अधिकृत हैं तो समय पर उचित फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार जी ही फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे नीतीश कुमार जी उसको हम लोग सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे। अब एक सवाल चलते चलते है मेरा, आप शुरुआती दौर से नीतीश कुमार जी के साथ हैं, प्रत्येक परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। अभी तक नीतीश कुमार के कद को 40 विधायकों से ही तौला जा रहा था, लेकिन जिस तरह से आपका प्रदर्शन रहा है, इसका 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, क्या कुछ असर होगा? और तेजस्वी यादव को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, एनडीए जिस तरह से अभी हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़े और बहुत तरह की बातें चुनाव में चर्चा चलती थी, लेकिन अंतोगत्वा नीतीश कुमार की जो सोच थी, विजन था, जिन्होंने काम किया था 18 वर्षों में बिहार में, वही काम आया। और जो धरातल पर काम दिखता था, वही नीतीश कुमार ने जो 18 वर्षों में काम किया, उसी का परिणाम है। और ख़ास करके जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया बिहार में, उसको लेकर महिलाओं ने ज़बरदस्त समर्थन नीतीश कुमार जी का किया। और बिहार के लोग जो विकास देखा है, तरक्की देखा है, उस सब लोगों ने नीतीश कुमार जी के इस मुहिम को देख करके नीतीश कुमार जी को और एनडीए को लोगों ने समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में, उसी का परिणाम है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। और नई सरकार गठन को लेकर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी? अच्छा, मीटिंग में क्या मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ के गप हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कल होगी सर। संसदीय दल की बैठक ललन जी संसदीय दल की बैठक कब होगी? कल जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर, ये बताइए कि कुछ मांग बिहार को लेकर रहने के लिए डिमांड क्या होता है? क्या क्या डिमांड होता है? सर, विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर, अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए।
बातचीत करने के लिए। हालांकि मणिकम टैगोर ने सुबह सुबह एक ट्वीट तो किया है जिससे पूरी चर्चाएं बनी हुई हैं, लेकिन सवाल मैं ये लूंगी क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे सरकार बनाने का आप लोग दावा करेंगे, हालांकि अब वो दावा बिल्कुल पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब एनडीए जो है वो सरकार बनाने जा रहा है, और लेकिन एनडीए की ओर से तमाम जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के कई ऐसे नेता है, कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको एनडीए तोड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट होके आगे भी साथ रहेगा? ये तोड़ फोड़ राजनीति में हम विश्वास नहीं रखते हैं, और ये तोड़ फोड़ राजनीति अमित शाह का राजनीति है, और इस राजनीति के लिए लोगों ने सही जवाब दिया है। और बीजेपी 303 से लेके अभी बहुमत खो चुकी है, और मोदी का पहले बार बीजेपी 240 में पहुंच गया, और इसलिए ये तोड़ फोड़ राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं रखती है। चुनाव से पहले आप लोग बार बार कहते थे कि साउथ में बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए, चाहे वो केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या काफी अलग स्टेट की बात करें, वहां पे हमने देखा कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं क्या आप लोगों की कमी रही है इस चीज के लिए, क्योंकि बीजेपी तो कहीं ना कहीं अपना ग्राफ बढ़ाती हुई नजर आई है साउथ के अंदर? तमिलनाडु में 0 है, पांडिचेरी में 0 है, लक्षद्वीप में 0 है, केरला में 1 है, कर्नाटका में 9 सीट कम हुआ है। कहाँ से बढ़ गया? ठीक है, एक और सवाल लूंगी क्योंकि जेडीयू एनडीए के गठबंधन में है ऑलरेडी। जेडीयू की ओर से ये मांग रखी जा रही है कि जो अग्निवीर स्कीम है वो स्कीम जो है वो नहीं होनी चाहिए, उस स्कीम को सरकार को खत्म करना चाहिए। हालांकि चुनाव में आप लोगों ने अग्निवीर स्कीम को मुद्दा बनाया था और आप लोगों ने कहा था कि सरकार में आएंगे तो आप इसको हटा देंगे, लेकिन अब जेडीयू कहीं ना कहीं ये मांग कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है इस मांग के क्या मायने रहे होंगे? राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का एक क्लियर व्यू था, और इंडिया अलायंस पार्टनर्स का भी एक क्लियर व्यू है। अग्निवीर का उठा के फेंक देंगे और विथड्रॉ करेंगे, इसका बंद करेंगे। ये लोगों का भविष्य के साथ, पर्टिकुलरली आर्म्ड फोर्सेस का भविष्य और यंग जवान का साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और यही बात जेडीयू मानती है, और यही प्रोग्राम का जेडीयू मानती है। जेडीयू इसका कितना कंसिस्टेंटली बीजेपी का साथ ये और मोदी जी का साथ ये रखेंगे, ये तय करना चाहिए। और जेडीयू का ये लाइन, चाहे अग्निवीर का विथड्रॉ करने का लाइन, बहुत कितना कंसिस्टेंसी रखते हैं, लेट अस वेट एंड सी। ठीक है, एक और इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया इस वक्त मेरे साथ हैं। महिमा, क्या तैयारी चल रही है, और जो ये खबरें आ रही हैं कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो रही है, हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी क्या है इस बारे में? अबुल, देखिए, अगर हम मंत्रालयों की बात करते हैं तो फिलहाल हम मौजूद हैं जेपी नड्डा के घर के बाहर, और यहाँ पर एक अहम बैठक चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये जो बैठक है ये हो रही है। अब क्यों ये बैठक अहम हो जाती है? क्योंकि एनडीए के जितने भी, यानी बीजेपी के जो घटक दल हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह को दी गई है। हालांकि पहला राउंड जो बैठक का था वो हुआ है, वो खत्म हुआ है। अब दूसरा राउंड जो बैठक का है वो चल रहा है कि आखिर एनडीए की कौन सी जो शर्तें हैं, कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो कि लाजमी होंगी, जिनको माना जाएगा, कौन सी ऐसी डिमांड्स है जिनको रोक देना है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो डिस्कस हो रही है। हालांकि कल संसदीय दल की बैठक भी है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको भी तलब किया गया है। भाजपा शासित राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी तलब किया गया है। सभी लोग जो हैं आज शाम तक का राजधानी दिल्ली में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी इस समय एक अहम बैठक जो है वो जेपी नड्डा, यानी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही है। दूसरा राउंड बैठक का है जिसमें महिमा, एक खबर ये भी है कि जब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो जाता है, पोर्टफोलियो नहीं मिल जाते, तब तक नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे। जल्दबाजी हो जाएगी कहना, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई थी। हालांकि सर्वसहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है, और अब ये इंतजार रहेगा क्योंकि कल भी एक बैठक जो है संसदीय दल की वो होनी है। एनडीए के जो नेता हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। तो आखिर उसके बाद क्या कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, कौन से मंत्रालय किसको दिए जाएंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरीके से आपने भी बोला कि उड़ती या कहें सॉस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है कि किसने क्या मंत्रालय मांगा है, लेकिन इस पर अभी मोहर लगाने में थोड़ा वक्त बाकी है, क्योंकि अभी भी जो अहम बैठक है अबुल वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री खुद मौजूद हैं। अबुल।
महिमा, सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि टीडीपी के लिए कहा जा रहा है कि 6 मंत्रालयों की मांग की गई है, 3 जेडीयू मांग रही है, चिराग पासवान अपने लिए 2 मांग रहे हैं, इसके अलावा आरएलडी की ओर से भी डिमांड की जा रही है 1 मंत्रालय के लिए। वंदना, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम मंत्रालयों की बात करते हैं तो तमाम जो सूत्रों के हवाले से बातें निकल के आ रही हैं वो ये हैं अंदर खाने से कि टीडीपी की अगर बात करते हैं तो टीडीपी 3 एमपी पे 1 मंत्री मांग रही है, यानी 3 एमपीज पे 1 मंत्री मांग रही है। और अगर वहीं हम नीतीश की बात करते हैं तो उन्होंने 2 कैबिनेट मंत्री मांगे हैं और 2 एमओएस मांगे हैं। अगर हम चिराग की बात करते हैं तो वहां पर भी ये सेम जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है। हालांकि हम पार्टी की अगर हम बात करते हैं, यानी जीतन राम मांझी की हम बात करते हैं, तो उन्होंने 1 कैबिनेट मंत्रालय जो है वो मांगा है। तो अब वही बात है कि आखिर किसको क्या दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें शिवसेना की, बड़ी तो मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से 2 बार की सरकार चली है उसमें सिर्फ सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिया अपने सहयोगी दलों को। इस बार क्योंकि ऐसा नहीं है, लिहाजा सभी दल ये चाहेंगे कि उनको कैबिनेट में जगह मिले, और ये सबसे बड़ी मुश्किल है। और खबर ये भी आ रही है कि जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे टीडीपी है या जेडीयू है, वो सीटों के हिसाब से पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, सीटों के हिसाब से संख्या मांग रहे हैं मिनिस्ट्रीज की। अब देखिए, क्योंकि 10 सालों में ये पहली बार हुआ है जब गठबंधन, यानी भारतीय जनता के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अभी डिपेंडेंसी हो रही है, यानी गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि 240 का जो आंकड़ा है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टीडीपी की, तो टीडीपी के पास 16 और 12 नीतीश कुमार के पास। तो ये कोई इतना बड़ा आंकड़ा नहीं बनता जिससे भारतीय जनता पार्टी को डरने की जरूरत है कि अगर ये इंडिया अलायंस के पास चले जाते हैं। हालांकि सरकार किस तरीके से और क्या गठजोड़ करके बनेगी उस पर अभी भी विचार विमर्श जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर किया जा रहा है कि क्या कुछ, क्योंकि जब एनडीए के गठबंधन की सरकार बन रही है तो लाजमी सी बात है जो डिमांड्स हैं वो तो आएंगी, लेकिन कौन सी डिमांड किस हद तक माननी है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर कल तय हो गया होगा। लेकिन किस तरीके से और कितने एक्सटेंड तक वो जाएगा वो आज गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह का डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को वंदना और अबुल जितने भी घटक दल हैं उनको संभालने की जो ड्यूटी दी गई है वो इन दोनों नेताओं को दी गई है। वरिष्ठ नेता हैं, एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है। ठीक है महिमा, आपने अनुभवी हैं और बहुत अच्छी बातचीत भी उनकी इन नेताओं से रहती है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। आप इस पर भी नजर रखिएगा। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है महिमा, लौटेंगे आपके पास। 9 जून को दरअसल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है। 10 जून को ओडिशा में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये बड़ी जानकारी। 12 जून को आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो ये कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही है कि 9 या 12 या फिर 13 को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। विधानसभा चुनाव भी क्योंकि खत्म हो गए हैं तो आंध्र प्रदेश में भी तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर हो रही हैं। महिमा, क्या अपडेट है? वंदना, देखिए, क्योंकि 5 से 9 तक का, यानी 1 से 9 तक और 5 से 9 तक की वो तारीख दी गई थी जब सबकी जो निगाहें थी वो टिकी हुई थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या जो राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम है उसको रोक दिया गया था, यानी छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो 9 वो आखिरी तारीख हो जाती है। तो अब सबकी उम्मीदें हैं कि 9 तारीख को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, क्योंकि कल एक अहम बैठक हुई थी। और उसे देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, दर्शकों को समझाना भी बहुत जरूरी है कि किस हिसाब से शपथ ली जाती है, क्योंकि कल संसदीय दल की भी बैठक है। अभी कल एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें सभी ने समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसहमति से एनडीए का नेता चुना गया है। एक पहली बात हो जाती है। अब कल संसदीय दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले पोर्टफोलियो भी डिसाइड करने हैं। 5 साल का सवाल हो जाता है कि किस तरीके से, क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर आपने कल का हमारे दर्शकों को भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से जब सर्वसहमति की सरकार बनती है, यानी गठबंधन में एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो विकसित भारत का वहां पे लाजमी सी बात है डिस्कशन हुआ है। तो अब इन सभी के चलते क्या 9 तारीख को सभी डिमांड्स मान ली जाएंगी, सबको सेटिस्फाई या सबको साथ लेकर सभी लोगों का जो बार्गेनिंग जिस तरीके से यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि पोर्टफोलियोज की बात हो जाती है, मंत्रालयों की बात हो जाती है, सबने अपनी अपनी डिमांड्स रखी हैं। क्योंकि आपको एक 2019 में मैं वापस लेके जाना चाहूंगी थोड़ा सा पीछे, वंदना, कि किस तरीके से जब टीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था तो गठबंधन से निकला था स्पेशल स्टेटस की डिमांड पे। तो क्या स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड है वो वापस से रखी जाएगी?
जाएगी, एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। मंत्रालयों के साथ साथ क्योंकि स्टेट से निकल के जो लीडर्स हैं वो आएंगे, तो किस तरीके से क्या कुछ स्टेट को लेके डिमांड होगी, क्योंकि कैपिटल बनाने के लिए डिमांड जो है टीडीपी की तरफ से की जाएगी। अगर हम बिहार की बात करते हैं अबुल, तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की काफी लंबे समय से स्पेशल स्टेटस को लेकर डिमांड रही है। रेल मंत्रालय नीतीश कुमार के पास खुद रहा है, तो देखना होगा कि क्या रेल मंत्रालय दिया जा सकता है, किसी को रेल मंत्रालय नीतीश या जेडीयू में से दिया जा सकता है। तो तमाम बातें यहां पर निकल के आती हैं, लेकिन 9 तारीख से पहले, क्योंकि 9 वो तारीख दी गई है जब आखिरी दिन होगा छुट्टी का, और उसके बाद वापस से जो कार्यभार है चलिए वो ठीक है संभालना होगा, उसके लिए महिमा, सरकार चाहिए आपसे होगी। लगातार तो अब हम जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ खास मेहमान भी बन गए हैं। आलोक मेहता हमारे साथ आ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर। प्रदीप तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, कितनी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पहले की अगर हम सरकारें 2 देखें उसमें